Thinking about PG in surgery at RAPMC? Let's hear from someone who is living it every single day. Namaste and welcome to a special interview series for Ayurvedic postgraduates. In this series, we are directly going to speak with current postgraduate students, that is the PG scholars, and get the real insights. Today's episode is about surgery, the most loved field. Today we are going to talk to a second year PG scholar on academics, research work and all the clinical exposure at RAPMC. Whether you are preparing for your entrance exam, deciding your specialty or just selecting colleges, this video is for you. It will give you clarity straight from someone who is living the experience. So to join this series, please do subscribe my channel and share it with all your AIPGT friends. And also, don't miss the end. So today we have with us Dr. Gaurav Patil sir, a second year PG scholar in surgery department at RAPMC. He has given his AIPGT in 2023. So let's listen from sir. So sir, you are into a really dream branch of which everyone dreams as soon as entering into medical college. So the first question goes, is the branch really worth selecting? यस इट इज रियली वर्थ मतलब मेरा ड्रीम था फोर्थ ईयर में जब मैंने यूजी में पहली बार सर्जरी पढ़ा सुश्रुत संहिता और मॉडर्न जो भी एस्पेक्ट तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि मेरा जो ड्रीम ब्रांच है वो सर्जरी रहेगा मैं पीजी में कहीं कहीं से भी करूँ मैं सर्जरी में ही पीजी करने वाला था इसलिए मुझे टोटली वर्थ इट लग रहा है जहाँ पे मैं हूँ इस टोटली लिविंग माई ड्रीम इन सर्जरी ब्रांच सबका ही ड्रीम है सर सर्जरी ब्रांच आपका पूरा हो गया है ऑलमोस्ट सो द सेकंड क्वेश्चन सर्जरी फील्ड हमेशा से ही बहुत टफ और ड्रेनिंग रही है सो हाउ इज द वर्क लाइफ बैलेंस इन सर्जरी एट RAPMC डू यू गेट इनफ टाइम टू डू डिफरेंट स्टफ्स अदर देन पीजी मतलब वर्क लाइफ बैलेंस में हम बोलेंगे रेसिडेंसी जैसे आपने सुना है वर्कलोड तो होता ही है जैसे क्लिनिकल ब्रांच है और पेशेंट भी बहुत सारे रहते हैं यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस में बोलूंगा कि फर्स्ट ईयर में वो नहीं हो पाता ज्यादातर क्योंकि आप ज्यादातर वार्ड में ही रहते हो पेशेंट्स का काम करते हो बहुत सारा ड्रेसिंग रहता है डिस्चार्ज कार्ड करना फॉर्मेटिंग करना बहुत सारे काम रहता है सो जब आप सेकेंड ईयर में आते हो या फिर थर्ड ईयर में आते हो तो आपको थोड़ा फ्री टाइम मिलने लगता है जबकि आप डेलीगेट कर देते हो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज काम कर लेते हैं तो सेकेंड थर्ड ईयर में आप कर सकते हो बहुत सारा स्टफ बट फर्स्ट ईयर में मैं नहीं कहूंगा कि आपको बहुत ज्यादा टाइम मिलता है आपको बस आप वार्ड का वगैरह काम करते हो फील्ड का काम करते हो और सोते हो बस उतना ही यूजी स्टूडेंट हमने भी देखा है आपको दिन भर रात भर काम करते हुए थर्ड क्वेश्चन व्हाट इज द स्कोप ऑफ जनरल सर्जरी आफ्टर BMS बीएमएस के बाद जैसे आप पीजी करते हो मतलब इनफैक्ट आप फर्स्ट जो प्रायोरिटी आपकी रहेगी कि आप प्रैक्टिस ही करोगे सर्जरी करके तो क्लिनिकल प्रैक्टिस ये जो आपका पहला स्कोप वही है कि जैसे कि एब्डोमिनल एनोरेक्टल बहुत सारी सर्जरीज जो अकॉर्डिंग टू स्टेट डिफरेंट स्टेट वो अलाउड रहती है तो सर्जरी पहला स्कोप तो आप क्लिनिकल प्रैक्टिस कर सकते हो दूसरा आप किसी एकेडमिक्स में आप जा सकते हो किसी कॉलेज को आप एज ए प्रोफेसर अटैच हो गए वहाँ पे बच्चों को सिखा सकते हो वहाँ पे अगर ओपीडी हॉस्पिटल ओटी अगर अच्छा रहेगा तो वहाँ पे भी आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो तो और फिर रिसर्च में अगर आपने पीएचडी वगैरह आगे का आपने देखा तो आप पीएचडी कर सकते हो रिसर्च में जा सकते हो CCRS वगैरह बहुत सारी स्कीम्स अब आयुष गवर्नमेंट की आ रही है तो आप वहाँ पे देख सकते हो तो इनफैक्ट पीजी करने के फायदे तो आपको सबको पता ही है बहुत सारे बच्चे जो कि पीजी के एग्जाम देते हैं पीजी उनको करना ही होता है तो स्कोप ओवरऑल स्कोप तो है ही सर्जरी में सो सर व्हाट इज द स्कोप ऑफ जनरल सर्जरी इन BMS मतलब आप बीएमएस कर लेते हो तो एक प्लेन आप वैद्य बनते हो आयुर्वेद डिग्री लेके अगर आपको स्पेशलाइजेशन करना होता है तो बहुत सारी ऑप्शंस अपॉर्चुनिटीज आपके पास है अगर आप सर्जरी चूज करते हो तो आपकी पहली प्रायोरिटी तो वही रहती है कि आप क्लिनिक्स में जाओगे प्रैक्टिस करोगे सर्जरीज करोगे पहला स्कोप तो सर्जरी में है कि आप जाके बाहर प्रैक्टिस करोगे दूसरा एज ए एकेडमिक्स की सब ब्रांच में अवेलेबल रहता है ऑप्शन कि आप किसी कॉलेज में जाके आप अटैच होगे वहाँ पे आप एज ए प्रोफेसर वहाँ पे नौकरी करोगे फिर वहाँ पे ओपीडी ओटी वगैरह वो सब रहेगा तो वहाँ पे भी आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो और आगे जाके आयुष गवर्नमेंट भी बहुत सारा प्रोत्साहन दे रहा है बहुत सारी चीजों को तो आप रिसर्च में भी वहाँ पे जा सकते हो पीएचडी का ऑप्शन एक है तो बहुत सारा स्कोप है सर्जरी में पीजी करके सबको बहुत डाउट है सर्जरी के बारे में स्पेशली मतलब
एमबीबीएस नहीं मिला इसलिए बीएमएस में आए आधे लोग। फिर उनका ऐसा रहता है कि सर्जरी करनी थी तो अभी करे या नहीं करे, कौन सी सर्जरीज अलाउड है। सो कौन सी सर्जरीज हमें अलाउड है या कौन से टाइप की सर्जरीज हम प्रैक्टिस कर सकते हैं पीजी के बाद। तो 2020 में एक मतलब एक ही आया था, लेटर ही आया था सीसीआईएम का कि बहुत सारी सर्जरी जो भी अलाउड है वहाँ पे लिस्ट है, आप वो अटैच कर सकते हैं बाद में लिंक में। पर बेसिकली जो हम सर्जरी करते हैं एनोरेक्टल तो हमारा हाथ है ही। जब अपन आयुर्वेदा की डिग्री लेते हैं और फिर पीजी सर्जरी में करते हैं तो एनोरेक्टल आप सब सर्जरीज कर सकते हो। इसके बाद एब्डोमिनल सर्जरीज भी होती है। हमने हर्निया रिपेयर, वो भी एक बेसिक है। पाइल्स फिस्टुला वगैरह हो तो हो गया। अपेंडिक्स है, कोलेथेसिस जो है मतलब कोलेसिस्टेक्टोमी सर्जरी है। ओपन और लैप्रोस्कोपिक बोथ मेथड से आप कर सकते हो। हमने अभी हाल ही में हम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जो दिल्ली में है वहाँ पे हमने शल्यकोन अटेंड किया। तो वहाँ पे सब हमारे आयुर्वेदिक सर्जन ही है जो कि इंडिपेंडेंटली लैप्रोस्कोपिक सर्जरी कर रहे हैं। कोलेसिस्टेक्टोमी, अपेंडिक्स की, अम्बिलिकल हर्निया, इंफाइनल हर्निया। अब मतलब ओवरऑल एब्डोमिनल और एनोरेक्टल ये दो चीजें तो आपके हाथ में है ही। और बाकी जो माइनर प्रोसीजर है जैसे कि लाइपोमा है, सीरोसिस सिस्ट है, जो भी ओवरऑल कहीं पे भी सिस्ट या फिर ग्रंथि वगैरह जो भी होगी आपके बॉडी पे वो निकालने में तो अलाउड है ही। और अगर आप ईएनटी में लेते हो तो कैटरैक्ट वगैरह वो भी अलाउड है। तो मतलब एक तरफ से जनरल सर्जरी में हमारा हाथ भी बहुत अच्छा है। यस, और अकॉर्डिंग टू स्टेट वो वैरी करता है कि कहाँ पे कौन से अलाउड है या नहीं। तो महाराष्ट्र में तो बहुत सारे अलाउड है। जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसको ही जोड़ के मैं क्वेश्चन पूछती हूँ कि कैन वी रन आवर ओन ओटी आफ्टर एमएस सर्जरी। यस ऑफ कोर्स। आप मतलब हमारे पास बहुत से सीनियर्स के एग्जांपल है या फिर हमारे जो टीचर्स वगैरह है, जो गुरुवर्य है, मतलब आप बेसिकली इंडिपेंडेंटली आपकी ओटी चला सकते हो। जो भी हमने डिस्कस किया कि जो सर्जरी हम कर सकते हैं, आप खुद की आपका सेटअप करो, इन्वेस्टमेंट करो, सब इंस्ट्रूमेंट वगैरह लाके तो सर्जरीज इंडिपेंडेंटली आप कर सकते हो। ओपन कर सकते हो, लैप्रोस्कोपी कर सकते हो, सब कर सकते हो। कैन वी प्रैक्टिस आयुर्वेदा आफ्टर एमएस सर्जरी या फिर उसमें स्कोप है क्या, मतलब सर्जरी एमएस सर्जरी करके फिर वापस आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करेंगे करते लोग। मुझे लगता है कि आप बेसिक आयुर्वेदिक स्किल आप डिग्री जब लेते हो बीएमएस की तो आपके पास होता ही है। और स्पेशलिटी अगर हम सुश्रुतक्रिया की बोले तो जलों का है, क्षार है, अग्नि है और विद्याकर्मा भी आजकल बहुत प्रैक्टिस में है। तो आप सर्जरी में प्रैक्टिस करते हो ना, तो जहाँ पे आपको कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करनी है कि जहाँ पे सर्जरी पॉसिबल नहीं हो रही है, कॉन्ट्राइंडिकेशन है, तो वहाँ पे आप जलों का कर सकते हो, अग्निकर्म कर सकते हो पेन के लिए, विद्याकर्म कर सकते हो। तो यस वी कैन डू आयुर्वेदिक प्रैक्टिस बट इन अ लिमिटेड सर्कमस्टांसेस कि आप पूरा पंचकर्म वगैरह अगर वो करना चाहते हो तो थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। पर और बहुत सारे केसेस है वो जो हम आयुर्वेदिक पद्धति से भी मैनेज करते हैं, जैसे कि नॉन हीलिंग वुंड है, मतलब कोई वेरिकोज अल्सर है या फिर डायबिटिक वुंड है, जो कि हम देखते हैं कि पेशेंट बहुत जगह से घूम के आता है, उसमें बहुत सारा ट्रीटमेंट वगैरह कराते हैं, उनकी जख्म भरती नहीं और हम एडमिट करके, हमारा एक जलोका का एग्जाम्पल है कि जलोका लगा के हमने मतलब 1 महीने में वगैरह जख्म पूरी तरह से हील करके दिए पेशेंट्स को। तो हम साथ साथ में ओटी भी कर रहे हैं और उसी के साथ हमारे आईपीडी में कंजर्वेटिव पेशेंट्स भी एडमिट है। तो आप दोनों का बैलेंस रख सकते हो कि आयुर्वेदिक प्रैक्टिस इन व्यू ऑफ सर्जरी, सो ओटी आल्सो। What is the hands-on exposure like in OT? Do you mostly assist or get primary surgeon opportunities? या फिर how early in the course are residents allowed to perform surgeries independently? कब से आपको independently हाथ में surgeries दिया जाता है RAPM से? जब मैं उधर की बात करें तो मैं तो फर्स्ट ईयर से इंडिपेंडेंटली बहुत सारे छोटे मोटे केसेस हमको दिए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल माइनर ओटी में अगर हम रहे तो फर्स्ट ईयर से हमको कॉर्न एक्सीजन जो है, फिर नेल एक्सीजन है, छोटा लाइपोमा, सीबेशियस सिस्ट, वो हमारे सीनियर्स हमको मतलब सिखाते आ रहे हैं। कुछ केस में हमने असिस्ट किया है, कुछ केसेस मैंने इंडिपेंडेंटली भी किए हैं, जो है फैक्ट। और मेजोरिटी में हम बात करें तो बहुत सारे केसेस है जो कि बहुत मेजर रहते हैं, वहाँ पे प्रोफेसर वगैरह रहते हैं साथ में। तो जो फिशर वगैरह है, छोटे केसेस वगैरह, तो उनमें इंडिपेंडेंटली हमको दिया है। और आपको एक थंब रूल में बताता हूँ कि सर्जरी अगर आपको करनी है, सर्जरी और मेडिसिन जो प्रैक्टिस करना जो वैद्य रहता है, कि सर्जरी में हैंड आई कोऑर्डिनेशन रहता है, मसल मेमोरी रहती है, बहुत सारा नॉलेज आपको पता होना चाहिए। मेडिसिन में कैसा, समझो एक फॉर एग्जाम्पल लिए बोलूंगा कि समझो एक फीवर का एग्जांपल लेंगे। हमने देखा किसी अपने टीचर को वगैरह कि उनको पैरासिटामोल वो प्रेस्क्राइब कर रहे हैं, पैरासिटामोल से फीवर जा रहा है, हमने ये सीख लिया। तो 2-3 केसेस हमने ये सीख के, फिर अगर सेम सिनेरियो रहा तो पैरासिटामोल प्रेस्क्राइब करके हम फीवर को कम कर सकते हैं। वो हो गया एक
एक प्रकार के वो एक अलग मेथड हो गया मेडिसिन का। सर्जरी में कैसा है, आपको एनाटॉमी पता होनी चाहिए, एनाटॉमी पता होनी चाहिए, इंस्ट्रूमेंट पता होने चाहिए। तीन कर्म होते हैं, त्रिविध कर्म जैसे रहते हैं, पूर्व कर्म, प्रधान कर्म, पश्चात कर्म। तो ये सब आपको नॉलेज आना चाहिए। उसके लिए आपको सबसे पहले ऑब्जर्व करना होता है, पहली स्टेप इंडिपेंडेंट सर्जरी करने के लिए। तो पहले आप ऑब्जर्व करते हो, मतलब क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स लगते हैं, ओटी ट्रॉली कैसे लगाते हैं, या फिर वो जो पेशेंट है उसकी एनाटॉमी क्या है, जहाँ पे हम ऑपरेट करने वाले, समझो एनोरेक्टल है तो आपको पता होना चाहिए कि स्फिंक्टर्स कहाँ पे होते हैं, कि वो डेंटेड लाइन कहाँ पे होती है। तो आप ये सब चीजें जब ऑब्जर्व करोगे, अपने सीनियर्स को या फिर टीचर्स को ऑपरेशन करते हुए देखोगे, तो पहली स्टेप तो दो चार पांच केसेस मिनिमम आपने ऑब्जर्व करने चाहिए। उसके बाद आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है एज असिस्टेंट। तो हम असिस्टेंट असिस्ट करना भी खुद में एक जिम्मेदारी है। जैसे समझो कि सर्जन, बड़े सर्जन असिस्ट ऑपरेशन कर रहे हैं, वहाँ पे क्या ब्लीडिंग हो रही है, वहाँ पे मॉप की जरूरत है, तो आपको पता होना चाहिए कि उनको विजन नहीं मिल रहा ऑपरेट करते टाइम। तो असिस्टेंट की जिम्मेदारी, ये भी आप में क्वालिटीज आनी चाहिए। ये दो क्वालिटीज आपको आ गई, आपको सब समझ में आने लगा पेशेंट्स वगैरह, फिर आप इंडिपेंडेंटली वो कर सकते हो। और हमें सीनियर देते भी है, टीचर्स भी हमको मोटिवेट करते हैं ऑपरेट करने के लिए। फर्स्ट ईयर में मैं नहीं बोलूंगा कि अब जब जैसा आपने पूछा कि कब आप इंडिपेंडेंटली कर सकते हो, कर तो आप फर्स्ट ईयर में भी कर सकते हो करने को, बट स्टेप बाय स्टेप अगर आप जाओगे, जैसे मैंने बोला ये 3 स्टेप में, पहले आप ऑब्जर्व करो, फिर असिस्ट करो, फिर आप इंडिपेंडेंटली करोगे, तो आपको ज्यादा अच्छा बेनिफिशियल रहता है, पेशेंट्स के लिए भी, पेशेंट के लिए भी, और अपने खुद के लिए सीखने के लिए भी। सो मिलता है। अब उधर की बात करें तो फर्स्ट ईयर में जैसे आपको बोला, छोटा माइनर ओटी में भी हमको मिलता है, बाद में मेजर ओटी में भी फिशर वगैरह छोटे केसेस मिलते हैं, छोटे फिस्टुला वगैरह भी हमने फर्स्ट ईयर में किए हैं। सेकेंड ईयर में बहुत ज्यादा, मतलब उससे ज्यादा केसेस मिलने लगते हैं मेजर में, जैसे हीमोरॉइड है, फिस्टुला है, फाइनोसिस है, हर्निया को आप बहुत ज्यादा बार असिस्ट कर सकते हो जब जैसे आप सीनियर होते हो। और जैसे आप थर्ड ईयर में जाते हो तो हमारे टीचर्स वगैरह का एटमोस्फेयर बहुत अच्छा है, तो हमें मोटिवेट करते हैं, मतलब हर्निया के केस में हमें इंडिपेंडेंटली करने को देते हैं। बाकी एनोरेक्टल में आपका हैंड अच्छा हो जाता है। सो ओवरऑल पोदार इज गुड फॉर लर्निंग। जैसे कि सबको पता है, मतलब यूजी के लिए भी पोद्दार बेस्ट माना जाता है, हॉस्पिटल भी अटैच है, बहुत सारे पेशेंट्स भी आते हैं। तो इज देयर अ वैरायटी ऑफ केसेस बोथ इलेक्टिव एंड इमरजेंसी इन सर्जरी? हाँ, मैं आपको जो फैक्ट है वही बताऊंगा कि आपने पोदार में हॉस्पिटल वगैरह है अटैच, बट आईसीयू की फैसिलिटी अपने इधर अवेलेबल नहीं। तो मोस्ट ऑफ द केसेस जो है हम इलेक्टिव रखते हैं, कि फिजिशियंस फिटनेस हम लेके रखते हैं पेशेंट की, अगर कोई डायबिटीज हो, बीपी वगैरह हो, क्योंकि यहाँ पे एनेस्थेशिया जो आते हैं वो बाहर से आते हैं। मतलब अगर आप सर्जरी की बात कर रहे हो तो फिर मॉडर्न मेडिसिन उसमें आता ही है, तो फिर एनेस्थेशिया वगैरह सब बाहर से आते हैं। तो बाय रूल जो भी लगता है, पेशेंट को फिटनेस वगैरह वो सब लेके रखते हैं। और इलेक्टिव केसेस मोस्टली प्लान करते हैं, सब इन्फॉर्म रहता है, एनेस्थेशिया को इन्फॉर्म रहता है, टीचर्स लोगों को इन्फॉर्म रहता है कि ये केसेस हम कल रखने वाले हैं। और इमरजेंसी में भी हम करते हैं, ना करने की कोई बात नहीं है। मतलब मोस्टली जो केस हमने देखे इमरजेंसी में करते हुए, तो वो है पेरेनल एक्सेस की है, या फिर कोई भी एक्सेस हो, कि उसका रूल है सर्जरी में, वेयरएवर देयर इज पस लेट इट आउट। तो आईएनडी आपको करना ही है, जहाँ पे भी पस होता है, एक्सेस होता है। तो एक्सेस में हमने इमरजेंसी में भी देखी है ओटी, समझो रात को पेशेंट आया इमरजेंसी में, उसको पेरेनल एक्सेस से डायग्नोस हुआ, तो हम इन्फॉर्म करते हैं सीनियर्स को वगैरह, और वो एज ए इमरजेंसी केस भी दूसरे दिन के लिए प्लान करते हैं। So mostly 90% elective cases and 10% we can say 5 to 10 emergency cases. What is the OPD patient load? ओपीडी में मैं बोलूंगा, जब से मैं आया हूँ पोदार में, तो ऑन एन एवरेज 100 की ओपीडी तो होती है, कौन सा भी दिन हो 100 की ओपीडी तो होती है। सर्जरी के पेशेंट्स आते हैं, कुछ पेशेंट आयुर्वेदिक कंसल्टेशंस के लिए भी आते हैं वगैरह वगैरह। तो दो ही एग्जामिनेशन रूम है। और सर्जरी का कैसा है स्पेशलिटी, कि आप पेशेंट आता है उनको लोकली एग्जामिन करना पड़ता है। मोस्टली हमारे एनोरेक्टल पेशेंट्स होते हैं, या फिर इग्वानस कॉटल, उनको कुछ कंप्लेंट्स रहते हैं, तो उनको लोकली एग्जामिन करना पड़ता है। 2 एग्जामिनेशन रूम है हमारे, और इतने सारे पेशेंट्स आए तो सबको लोकली देखना, उनको प्रॉपर उनको हे करना, प्रिस्क्रिप्शन वगैरह लिखना, उनको कंसल्ट करना, वो सब काम आता है। तो लोड तो रहता है, बहुत सारा लोड रहता है। और अगर समझो कोई पेशेंट्स ऑपरेट के लिए आया हो, उनके ऑपरेट के लिए इच्छा हो, फिर उनको कोई ऐसा डिसऑर्डर है कि जिनके ऑपरेट हमें करना पड़ेगा, तो उनको हमें कन्विंस भी करना पड़ता है कि आपको अच्छे से कंसल्ट करना पड़ता है, उसमें टाइम जाता है। तो ओपीडी में लोड रहता ही है। हम जब भी ओपीडी डे रहता है हमारा, वो हेक्टिक डे रहता ही है थोड़ा बहुत। तो या वी कैन से कि ओपीडी इंटेंस रहती है हमारे इधर। हमें भी सर्जरी की ओपीडी सबसे ज्यादा पसंद थी। पूरे दिन पेशेंट रहते हैं। यस, ऑल टाइम। How intense is the ward work? Documentation, dressing, discharge, follow-ups? यस। वार्ड वर्क में कैसा रहता है कि
अब हर एक पेशेंट को शुरुआत से हमारे इधर यूनिट का सिस्टम है, मतलब ऐसे नहीं कि हमारी ड्यूटी है कि हम सुबह आ गए और दोपहर को चले गए हमारी ड्यूटी करके। तो एक पेशेंट हमने देखा है, हमारे यूनिट में देखा है, तो पेशेंट पूरा हमारा रहता है, स्टार्टिंग से हम उसका प्रयोग करते हैं, ओटी करते हैं, ड्रेसिंग करते हैं। तो डेली का राउंड डालना तो आता है कि समझो पेशेंट का वाइटल से बीपी कितना है, क्या है, वो हमारा डेली का वर्क में आता है। अगर पेशेंट का डिस्चार्ज हो तो डिस्चार्ज कार्ड भी प्रॉपरली भरना, वो भी एक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे आपने पूछा। डिस्चार्ज करने में कैसा है कि आप अपना अगर पेपर वर्क अच्छा रहेगा तो पेशेंट कहीं पे भी जाए, ऑल ओवर इंडिया, फिर कहीं पे भी जाए, कोई भी अगर डॉक्टर उनको देखता है, वो पेपर वर्क देखता है ना, तो वो समझ जाता है कि इनके पेशेंट्स का क्या ट्रीटमेंट हुआ है प्रीवियसली, कौन से उनको मेडिसिन दिया है, फिर ऑपरेट भी किया है। तो हमारा कोई भी डिस्चार्ज कार्ड आप देखोगे उसमें ओटी नोट्स भी लिखे होते हैं कि उनको प्रीवियस कौन सा ऑपरेशन वगैरह हुआ है, तो वो भी हमें जिम्मेदारी से करना पड़ता है। फॉलोअप के लिए जो पेशेंट ओटी करके डिस्चार्ज होकर गया है तो उनको वुंड रहता है पोस्ट ऑप, या फिर उनको सूचर्स रहेंगे, या फिर ओपन वुंड रहेगा, जो भी रहेगा, तो हम उनको बुलाते हैं ड्रेसिंग वगैरह के लिए। तो वो भी आते हैं फॉलोअप के लिए, ओपीडी में आते हैं, कभी कभी हम आईपीडी में भी उनकी ड्रेसिंग करते हैं, ड्रेसिंग रूम में करते हैं। तो वो भी एक इंटेंस वर्क है और उसका भी लोड रहता है। अगर आप सोच रहे हो कि सर्जरी में पीजी करें या फिर पोदार में करें, तो थोड़ा सोच के आना ही पड़ेगा कि वर्कलोड तो रहेगा ही, क्योंकि पेशेंट्स यहाँ पे बहुत है। और जो जैसे मैंने पेपर वर्क का बोला कि यहाँ पे मतलब हमारा एक्सपीरियंस ऐसा है कि हमारे बहुत पुराने जो पेशेंट्स यहाँ से डिस्चार्ज लेके गए, अगर वो साथ में पेपर्स रखते हैं संभाल के, बहुत पेशेंट रखते भी है, तो हम हमें वो देख के हमें एग्जैक्ट आइडिया आ गया है कि उनके साथ क्या ट्रीटमेंट हुआ है। अगर शार सूत्र किया होगा तो कहाँ पे कौन से क्लॉक को किया है, हरनिया का किया है तो मेश किया है या नहीं किया है। तो या देयर इज अ रिस्पांसिबिलिटी और इंटेंस वर्क तो रहता है वार्ड में। तो मोस्टली इतना सब काम करके मोस्टली एवरेज वर्किंग आवर्स कैसे रहता है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर? अगर वर्किंग आवर्स की बात करूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा यूनिट सिस्टम है, तो अगर एक पेशेंट हमने ओपीडी में देखा है, वही पेशेंट एडमिट होता है, उसकी हम ओटी करते हैं, तो उसका स्टार्ट टू एंड तक जिम्मेदारी हमारा रहता है। सो वर्किंग आवर्स 24/7 हम यहाँ मतलब हमारा इधर वी आर ऑब्लिगेटेड टू प्रेजेंट हियर इन द कैंपस, कि अगर पेशेंट को कुछ भी हुआ तो ऑन कॉल हमें यहाँ पे आना पड़ेगा। हमारा प्रीवियस एक्सपीरियंस भी ऐसा रहा है कि समझो इन केस ऑफ इपिलेप्सी से अगर एक पेशेंट हम आप ऑपरेट कर रहे हो, तो वो हमारे हाथ में नहीं कि कब उसको इपिलेप्टिक अटैक आएगा। सब आप रूम पे हो या फिर कहीं पे भी हो हॉस्पिटल में, अगर उसको इपिलेप्सी आया, अटैक आया, तो अटैक से ज्यादा हार्म उसकी वजह से होता है कि समझो पेशेंट कहीं पे गिर जाता है वगैरह, तो पेशेंट को सीएलडब्ल्यू हो गया, तो हमको वो मैनेज करना पड़ा। तो हम कैंपस में ही थे, सिस्टर का कॉल आया वगैरह, तो हम आके मैनेज किया। तो वर्किंग आवर्स हमारा आप 24 आवर्स बोल सकते हो, पर अगर वर्क लाइफ आप जैसे वर्क लाइफ बैलेंस आप बात करते हो, तो सुबह 7 बजे से हम हमारा शेड्यूल, अगर आपने पूछा तो शेड्यूल सुबह 7 बजे से शुरू होता है। 7 बजे हम पेशेंट्स का राउंड लेते हैं, उनका वाइटल्स वगैरह लिख के उनका राउंड्स वगैरह डालते हैं। उसके बाद ये तो कंपल्सरी है, डेली का है। तो हमारा वीकली सिस्टम है कि वीक में 2 बार हमारा ओपीडी रहता है, एक दिन हमारा मेजर ओटी रहता है और एक दिन हमारा माइनर ओटी रहता है। तो और बचे हुए जो 3 दिन है, आप बोल सकते हैं कि वो थोड़ा रिलैक्स रहता है, एपीडी डे रहता है, ज्यादा कुछ लोड नहीं रहता है, पेपर वर्क वगैरह दूसरा कुछ होता है, तो पढ़ाई को भी हमें टाइम मिलता है। उसके बाद ओपीडी डे की बात करें तो सुबह 7 बजे से दिन शुरू होता है, और 7 बजे आके हम पेशेंट के वाइटल्स वगैरह, रोज का राउंड डालना वगैरह वो सब करते हैं। ये तो डेली का वर्क है, वो तो कोई भी डे हो तो सुबह का राउंड होता है। उसके बाद 8:30 बजे के आसपास हमारी ओपीडी शुरू होती है। और जैसे हमने प्रीवियसली डिस्कस किया कि पेशेंट को, सारे पेशेंट को लोकली देखना, उसको कंसल्ट करना, प्रिस्क्रिप्शंस देखना उसके बाद उसकी एंट्री करना, वो भी हमारे लिए कभी टास्क है कि पेशेंट्स के कितने पेशेंट क्या हुए, उनका एक ऑनलाइन डाटा भी हमें देना पड़ता है। उसके बाद ये सब होके एक या 1:30 बजे के आसपास हमारे सब पेशेंट्स खत्म होते हैं। उसके बाद एक हम लंच वगैरह करके फिर से 2 बजे ओपीडी में जाना पड़ता है हमें। 2 से 4 के वक्त हमारा फिर से ओपीडी दोपहर में रहता है, आफ्टरनून सेशन। उसके बाद हमने आईपी के जो पेशेंट्स एडमिट हैं, जिनका ओटी वगैरह हुआ है, उनका ट्रेसिंग वगैरह कुछ हो, लोकली कुछ प्रॉब्लम हो, तो वो सब हम देखते हैं। वो सब खत्म होने के बाद थोड़ा 1-2 घंटा हमें फ्री टाइम मिलता है, चाय वगैरह बचा वगैरह। और इसके अलावा अगर हम ओपीडी देख उसके बाद शाम को फिर से राउंड लेके सीनियर्स को, टीचर्स को वगैरह इन्फॉर्म करते हैं। ये नॉर्मल ओपीडी है। अगर हमारा ओपीडी कैसा प्लान होता है, ओटी के जस्ट प्रीवियस डे हमारा ओपीडी रहता है, मतलब उसी दिन एडमिशन वगैरह भी रहते हैं। तो वो दिन थोड़ा सा हेक्टिक जाता है हमारा। ये दोपहर से हमें एडमिशन भी शुरू करने होते हैं, इनके सब ब्लड इन्वेस्टिगेशन सब हुए क्या वो कंफर्म करना होता है, कुछ ईसीजी वगैरह निकालना हो, या फिर उनके लिए पार्ट प्रिपरेशन हो, या फिर जो भी है प्री ऑफ जो भी रहता है तैयारी सब करना होता है, कंसेंट वगैरह लेना, पेशेंट को थोड़ा कन्विंस करना, जो भी है बाकी। उसके बाद में सबको इन्फॉर्म वगैरह करके थोड़ा रात तक हमारा लेट तक हमारा वो दिन खत्म होता है। जूनियर्स का और थोड़ा लेट खत्म होता है, क्योंकि वो ट्रॉली वगैरह लगाना, उनको सब तैयारी करने होते हैं नेक्स्ट डे की।
और दूसरा दिन हमारा बात करेंगे तो ओटी डे का, मेजर ओटी डे का। जिस दिन ओटी रहते हैं तो सुबह हमें कैसे कोई पेशेंट अगर प्लान हो फुल कैथेटर के लिए, या फिर पेंटिंग वगैरह करना हो, किसी को इंटरकैट डालना हो, तो उसके लिए हमारा टाइम जाता है। तो थोड़ा सुबह थोड़ा जल्दी शुरू होता है वो दिन हमारा मेजर ओटी का, थोड़ा 6:30 के आसपास समझो, 6 6:30 के बाद। जूनियर और थोड़ा जल्दी आते हैं, तो वो भी तैयारी करते हैं, विंग को लगाना हो पेशेंट्स को वगैरह, पेंटिंग करना हो। तो 8:30 के बाद उसके बाद हमारा ओटी शुरू होता है, जैसे एनेस्थेसिस्ट वगैरह आगे बाहर से। तब तो वो भी समझो ज्यादा केसेस रहा हो तो 2 बजते, कभी कभी 3 बजते हुए भी हमने देखा है। उसके बाद पोस्ट ऑफ मॉनिटरिंग जो कि दिन भर चलता है, पेशेंट्स का वाइटल्स वगैरह देखना, शोकेज देखना है, फिर जो भी कुछ रिक्विजिट है वो सब करना, राउंड्स वगैरह होते हैं कंसल्टेंट के, वो सब अटेंड करना। तो वो दिन भी वैसे ही थोड़ा लेट तक ही खत्म होता है हमारा, इन्फॉर्म वगैरह करके। फिर हमारा तीसरा दिन जो मैं बात कर रहा था वो माइनर ओटी डे का। जिस दिन हमारी माइनर ओटी रहती है, मतलब समझो सीबैशियस सिस्ट है, लाइपोमा है, वो केसेस हम करते हैं। और उसके बाद क्षारसूत्र चेंज किए। हमने फिस्टुला के ऑपरेट जो किए हैं, आपने सुना होगा कि हमें उनमें क्षारसूत्र का भी एक ऑप्शन रहता है। तो जिन पेशेंट को क्षारसूत्र डाला होता है वो माइनॉरिटी के दिन क्षारसूत्र चेंज के लिए आते हैं। तो समझो मैं जिस यूनिट में था उसमें कम से कम 12 13 मिनिमम क्षारसूत्र थे, तो उसके लिए बहुत टाइम लगता है। क्षारसूत्र भी हम करते थे, अभी 7 6 7 जितने भी मैक्सिमम रखते थे, उनमें माइनॉरिटी के केसेस भी करते थे, तो वो दिन भी थोड़ा हेक्टिक जाता था। उसका भी शेड्यूल सेम, सुबह हमने राउंड लिया, 8:30 9 बजे से हम ओटी शुरू करते हैं, फिर क्षारसूत्र चेंज करते हैं, ड्रेसिंग। और इन सब में मिला के जो आईबीसी जो पेशेंट्स हैं, जितने भी एडमिट है, उनके ड्रेसिंग्स भी हमारी जिम्मेदारी होती है, जिस रूप में हम सेम यूनिट की। या फिर अगर कोई कर्म के लिए एडमिट हुआ होगा, मतलब कुछ लंबर स्पॉन्डिलोसिस वगैरह, लंबार डिस्क वगैरह के लिए अगर हम बस्ती वगैरह दे रहे हैं, कति बस्ती वगैरह, तो वो भी कर्म भी हमें देखने पड़ते हैं। तो वो भी लेट तक रहता है। 3 दिन थोड़ा सा हेक्टिक रहता है, और बाकी 2 3 दिन जो बच्चे हैं, समझो आईपीडी डे, तो उस दिन सिर्फ आईपीडी पेशेंट्स को अटेंड करना है। फिर बाहर से कुछ पेशेंट बुलाए वगैरह होगा, उनको अटेंड करना, कोई दूसरा यूनिट का समझो कुछ काम होगा वगैरह, वो हम देखते हैं। तो ऐसा ओवरऑल वीक में हम बोल सकते हैं कि 3 4 दिन थोड़ा हेक्टिक रहते हैं, वो 2 3 दिन रिलैक्स भी रहते हैं बीच में। सो दीज आर वर्किंग आवर्स। मोस्टली इधर मतलब कॉलेज मुंबई में है, तो सबको एक टेंशन रहता है एकोमोडेशन कि बाहर रहना पड़ेगा, पीजी है तो पूरा स्टाइपेंड कितना मिलता है, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है, उसके बाद इस पे आएंगे। पर उस स्टाइपेंड में मुंबई में रहने में ही सब चला जाएगा, तो क्या हॉस्टल एकोमोडेशन है और कैसा है? यस, हॉस्टल अकोमोडेशन है और बहुत मिनिमल कॉस्ट में यहाँ पे अवेलेबल है, उसकी टेंशन है। पर अगर उसकी वो फैसिलिटी कैसे है वो बात करें, तो आप मुंबई के बारे में एक सेंटेंस है कि सोने की राहों में सोने को जगह नहीं। तो थोड़ा एक्सपीरियंस हमें इधर आने के बाद हुआ। घर पे थे तब एकदम राजेशाही कारोबार था हमारा, आने के बाद थोड़ा बहुत एडजस्ट कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा, और कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता भी है। अगर उधर जैसे इंस्टीट्यूट में आप आ रहे हो तो थोड़ा बहुत ये एडजस्टमेंट हम कर सकते हैं कि एक रूम में थोड़े 4 5 जन है, कुछ जगह थोड़े एक्स्ट्रा हो गए, कुछ बंकर्स बेड है, तो ठीक है कि अकोमोडेशन है और आपका पूरा स्टाइपेंड उसमें नहीं जाएगा। सो डोंट वरी अबाउट इट, होता है, अकोमोडेशन है, ठीक ठाक है। स्टाइपेंड मेन पार्ट, सबको वही सुनना है, तो स्टाइपेंड कैसा है आरएपीएमसी? स्टाइपेंड है आरएपीएमसी में है, और बहुत सारे लोगों को कुछ खबर रहती भी है कि स्टाइपेंड जो है महाराष्ट्र का थोड़ा हाईएस्ट वगैरह है। तो स्टाइपेंड है, ठीक ठाक है। आप डेली की एक्टिविटीज भी कर सकते हो, और भी घर पे भी सेविंग्स देख सकते हो, आपकी सेविंग्स होगी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए, तो ठीक ठाक स्टाइपेंड है। एटमॉस्फेयर कैसा है? मोस्टली मतलब मेडिकल फील्ड में ऐसा बोला जाता है कि सीनियर जूनियर ये रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहना चाहिए, तो तुम बहुत कुछ सीख सकते हो, या फिर टीचर्स से। तो कैसा है ऑलमोस्ट एटमॉस्फेयर कैसा है? एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है सर्जरी का। तो और यहाँ पे उधर में तारीफ भी करते हैं कि सर्जरी का जो एटमॉस्फेयर है बहुत अच्छा है, आपने सुना भी होगा। मतलब बाहर आप जो भी न्यूज वगैरह में सुनते हो कि मेडिकल कॉलेज में ऐसा होता है वगैरह वगैरह, तो उसके टोटली ऑपोजिट एटमॉस्फेयर यहाँ पे है। सीनियर्स जो है जूनियर्स की केयर करते हैं, जूनियर्स भी सीनियर्स के बारे में उनका रिस्पेक्ट वगैरह रखते हैं। तो ओवरऑल टीचर्स वगैरह भी हमारे केसेस वगैरह रखने में हमारे जो रेसिडेंट्स हैं उनको मोटिवेट करते हैं। तो ओवरऑल एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है। आप मतलब आग बंद करके यहाँ पे एडमिशन दे सकते हो अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख रहे हो तो। ऐसा है कि सबको ऐसा लगता है कि पीजी करने के बाद क्या, क्योंकि यूजी के बाद ये क्वेश्चन आता है कि अब क्या। तो जनरली लोग पीजी मतलब एआईपीजीटी दे देते हैं कि 3 साल मिल जाएंगे, और वापस सबको लगता है कि फिर पीजी के बाद वही क्वेश्चन आने वाला है। तो मोस्टली इज देयर अ स्ट्रॉन्ग एलुमनाई नेटवर्क फॉर सपोर्ट आफ्टर ग्रेजुएशन? अगर हमने ये डिग्री कंप्लीट कर दिया तो समझो हमारे जो गांव वगैरह है वहाँ पे हम जाते हैं, ज्यादातर सेटल होते हैं।
तो ये जो आप नेटवर्क है, आप जो नेटवर्क की जो बात कर रहे हो, नेटवर्क है, ऐसा नहीं कि नहीं है, वो सपोर्ट भी करते हैं बहुत जगह पे। जो हमारे वगैरह गुरुवर वगैरह है पुराने, यहाँ से गए रिटायर होके, वो भी हमें हेल्प करते हैं, वो कांटेक्ट में भी है हमारे। पर कैसा है कि आफ्टर द डिग्री यू हैव टू स्टैंड ऑन योर ओन फीट, मतलब वो स्ट्रगल आपको खुद को करना है। समझो आपकी चॉइस है, आप जॉब करना है या आप खुद का सेटअप डाल रहे हो, आपके पास आपके घर की परिस्थिति ऐसी है कि आप इन्वेस्टमेंट, बहुत हेवी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे कि ओटी के लिए बहुत इन्वेस्टमेंट लगते हैं, कुछ लैप्टॉप वगैरह मशीन लाना है तो वो भी बहुत महंगे मिलते हैं। तो वो स्ट्रगल आपको खुद को करना है। और अगर आप ये जर्नी में आ गए, एक बार यहाँ पे एडमिशन लिया, तो 3 साल में आप उतना तो फिगर आउट कर लेते हो कि आपको आगे क्या करना है। सो डोंट वरी अबाउट इट कि आप कुछ ना कुछ फिगर आउट कर लोगे। जो भी होने वाला है अच्छा ही होने वाला है, जब वैसे आप सर्जरी कर रहे हो तो। एक क्वेश्चन मतलब मुझसे बहुत ज्यादा लोगों ने पूछा है कि AIPGT मतलब बहुत टफ मानी जाती है, सीट्स बहुत कम है इसलिए मोस्टली। तो आप क्या रेकमेंड करोगे, मतलब क्लासेस कौन से रेकमेंड करोगे, आपके क्लासेस कौन से थे? क्लासेस की बात करें तो मैंने डॉक्टर अजित पटेल सर के जो क्लासेस है आयुर्वेद के, मैंने वो अटेंड किए थे और मैंने इंटर्नशिप से वो मैनेज किए थे। तो वो मेरे लिए वो बेस्ट ऑप्शन था, क्योंकि ऑफलाइन क्लास जहाँ पे भी अवेलेबल थे मुझे वो जाना पॉसिबल नहीं था ड्यू टू इंटर्नशिप्स एंड अदर रीजंस। तो मैंने ऑनलाइन क्लास अटेंड किए, उनके ऑडियो लेक्चर्स किए, जो भी टोटली उनको ही फॉलो किया है। तो जो भी हो मुझे ला सका, मेरा रैंक वगैरह स्टडी पढ़ाई कर सका, तो उनकी क्लास की वजह से कर सका। तो मैं क्लासेस रिकमेंड करूंगा, क्लासेस लगाना ही चाहिए। और अगर आप सीनियर्स वगैरह को भी आपकी सलाह ले सकते हो कि उन्होंने कौन से लगाए थे आपकी कंडीशंस के अकॉर्डिंग। समझो आपकी इंटर्नशिप बहुत हेक्टिक है तो आपको ऑफलाइन क्लास आपको नहीं जा सकते, आपको ऑनलाइन अच्छा रहता है ऑप्शन वगैरह। तो आपके एरिया के हिसाब से आप वो लग ज्वाइन कर सकते हो। लास्ट क्वेश्चन कि what message do you want to give the students aspiring to do MS surgery from RAPMC specially? सबसे पहले तो मेहनत करो, बहुत ज्यादा मेहनत करो, क्योंकि आपको ये जो है बहुत रिनाउंड इंस्टीट्यूट है और यहाँ आने के लिए बहुत बहुत ही अच्छा रैंक होना चाहिए आपका पीजी एग्जाम में। तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब मैंने ऐसा सुना नहीं है कि मेहनत के कोई साइड इफेक्ट रहते हैं, आप एक बार करके तो देखो मेहनत। तो आपने जितना हो सके आपसे हो सके तो स्टार्ट टू एंड आप रिस्क लो, आप मेहनत करो, उसके लिए जो करना पड़े वो करो। और सर्जरी आपका एम फिक्स रखो कि समझो आपको सर्जरी करना है तो आपने आपको सर्जरी करना है। जैसे मेरा फिक्स था यूजी में कि सर्जरी करना है, तो मैंने ब्रांच फिक्स रखी थी, फिर कॉलेज कौन सा ही मिला, फिर लकी में एग्जाम में अच्छा रैंक आया तो मैं पोदर में आ सका। और अगर आपका सेंट्रल इंस्टीट्यूट भी आपका एम है तो आपको और अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट है, वहाँ लैप्रोस्कोपी भी अच्छे से होता है, BHU है वगैरह है, और पौधा भी बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है। सो आप इनको मैसेज देना चाहूंगा कि सर्जरी अगर करना चाहोगे गवर्नमेंट से करोगे तो बहुत ही अच्छा स्कोप है, क्योंकि आप पेशेंट्स इतने देखते हो, ओपीडी देखते हो, वेरियस कैटेगरी ऑफ पेशेंट्स आप देखते हो, और इतने सारे ओटी है जो आपको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग मिलती है यहाँ पे। अब ये शायद ही किसी दूसरे आप इंस्टीट्यूट में ले पाओगे अलग से। सो मेहनत करो और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट लेने का ही ट्राई करो सर्जरी में। तो जैसे मतलब एक मिथ है कि आयुर्वेदा के साइड इफेक्ट्स नहीं होते, तो सर ने जैसे बोला कि हार्ड वर्क के साइड इफेक्ट्स नहीं होते, ये ट्रुथ है। सो हार्ड वर्क करो एंड थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर योर टाइम।